हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये हमारा फोर्थ वीडियो है और पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था चार्ज के बारे में, प्रोबेटिव चार्ज के बारे में, और हम लोग पढ़े थे मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। और ढेर सारे अच्छे अच्छे सवाल हम लोग किए थे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं वो सारे हम लोग ने क्वेश्चन किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि सभी बॉडी पर मतलब अलग अलग तरह के बॉडी पर चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है और कैसे हम लोग नापते हैं। तो आज हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और सेकंड टॉपिक हमारा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और हम लोग का फर्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे आज हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। हेडिंग लगा देना बच्चों, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, ओके। तो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? तो देखो, ये एक डिवाइस है जो किसी बॉडी पे चार्ज की उपस्थिति को बताता है। जैसे मान के चलो कि इस पे हमको चेक करना है कि इस पे चार्ज है या नहीं है, तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या करेगा, हमारी मदद करेगा इस पे पता लगाने के लिए कि बॉडी चार्ज या न्यूट्रल है। दूसरी बात, गोल्ड लीफ जो होता है इलेक्ट्रोस्कोप वो ये नहीं बताता है कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज है, और ये भी नहीं बताएगा कि कैसा चार्ज है। सिर्फ कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं चार्ज है, सिर्फ ये पता करेगा, ये पता देगा हमको, और कितना चार्ज है और किस तरह का चार्ज है ये कुछ नहीं बताएगा। तो चलो गोल्ड लीफ का सबसे पहले हम लोग डायग्राम एक बनाते हैं और उसके बाद हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं डिटेल से। देखो, पहले इसका डायग्राम देखो, इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले एक शीशा का जार होता है, सबसे पहले एक शीशा का जार, इसमें एक रॉड होता है। पहले मैं बना देता हूँ। यहाँ पे हो गया मेटल नॉब। यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा होता है बच्चों, ताकि यहाँ पे कोई चीज़ टच किया जाता है, जिस बॉडी के बारे में चार्ज पता करना होता है उसे यहाँ पे टच किया जाता है, ताकि सर्फ तो यहाँ पे चौड़ा बना दिया जाता है ताकि टचिंग थोड़ा सा अच्छे से हो। चलो जार को कंप्लीट कर देते हैं बंद, इस प्रकार का। तो ये हो गया शीशा का जार, इसके अंदर एक रॉड है और यहाँ पे होता है गोल्ड की पतली पतली दो पट्टियाँ। पट्टी कहो या पत्ती कहो एक ही बात है। ये है गोल्ड की पतली सी पट्टियाँ। ठीक है, इसको रबर के स्टॉपर से इसका मुंह बंद कर देंगे। रबर के स्टॉपर से इसका मुंह बंद कर देते हैं। चलो, ये है एक रबर स्टॉपर। अंदर की हवा बाहर की हवा आना जाना बंद। ठीक है, तो अंदर वैक्यूम भी रह सकता है, कोई गैस भी रह सकता है। ठीक है ना, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग गैस को भरा जाता है। फिलहाल ये वैक्यूम है। चलो सबका नेमिंग करते हैं कि किसको क्या कहा जाता है, फिर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा है मेटल का नॉब, इसको बोलते हैं मेटल नॉब। मेटल नॉब, ठीक है। ये है आपका एक मेटल का रॉड। ठीक है, मेटल या पीतल का होता है, मेटल या ब्रास रॉड, मेटल रॉड। ठीक है, ये है रबर स्टॉपर, ये है रबर स्टॉपर, रबर स्टॉपर। ये है एक शीशा का जार, ग्लास वेसल्स, और ये रहा हमारा गोल्ड लीफ, सोने की दो पतली पतली पत्तियां। गोल्ड लीव्स कर दो, गोल्ड लीव्स। ठीक है, तो इस प्रकार होता है हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब चलो ये काम कैसे करता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, फिर इस पे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे अच्छे अच्छे। एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया है, किस तरह से पूछ रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो, मान लेते हैं हमें इस बॉडी पे चार्ज पता लगाना है कि ये बॉडी चार्ज है कि नहीं चार्ज है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ मेटल नॉब पे टच करेंगे। ठीक है, और मेटल नॉब वहाँ पे इसलिए चौड़ा होता है ताकि टचिंग जो हो ज़्यादा एरिया में हो, अच्छे से यहाँ का चार्ज डिटेक्ट हो सके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस मेटल नॉब से इस बॉडी को टच करेंगे
उसके बाद अगर इस गोल्ड लिफ्ट में कुछ हरकत हुआ, कुछ डाइवर्जिंग हुआ, ठीक है ना, तो समझ जाए कि ये बॉडी चार्ज बॉडी है, इस पर कोई चार्ज है। और अगर टच किए अब इसमें कोई हरकत नहीं हुआ तो समझ जाए कि ये बॉडी न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे मेजरमेंट होता है कि चार्ज कितना पावरफुल था। गोल्ड लिफ्ट ये तो नहीं बताएगा कि कितना चार्ज था, लेकिन ये जरूर बताएगा कि चार्ज कितना ज़्यादा था, हल्का चार्ज है या ज़्यादा चार्ज है, ये जरूर बता देता है। जैसे देखो क्या होता है, मान के चलो कि यहाँ पर हम एक चार्ज बॉडी लाए, ठीक है, यहाँ पे हम एक चार्ज बॉडी लाए, एक चार्ज बॉडी को यहाँ टच किए। ध्यान से समझिएगा बच्चों, इस प्रकार एक चार्ज बॉडी को यहाँ हम टच किए। ये इंसुलेटर होता है, इसको हम लोग टच करेंगे तो चार्ज इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। और इस पर एक प्लस चार्ज था, ठीक है। ओके, तो क्या होगा कि जैसे ही ये प्लस चार्ज इस सेट पे टच करेंगे तो ये चार्ज जो होता है कंडक्शन के थ्रू, कंडक्शन प्रक्रिया में आप लोग जानते ही हो, दो बॉडी को जब टच किया जाता है तो न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज चला जाता है। तो जैसे इसको हम टच किए बच्चों, ये प्लस चार्ज जो है कहाँ पहुंचा, ये गोल्ड लिफ्ट के पास पहुंचा। ओके, और गोल्ड लिफ्ट में क्या हुआ, रिपल्सन हुआ। तो अगर चार्ज नहीं रहता तो कोई चार्ज नहीं पहुंचता और यहाँ कोई रिपल्सन नहीं होता। तो जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा यहाँ पे, जितना ज़्यादा ये गोल्ड लिफ्ट, पहले से गोल्ड लिफ्ट ऐसे था, देखो पहले से गोल्ड लिफ्ट बिल्कुल ऐसा चिपका हुआ था। जैसे कोई चार्ज बॉडी यहाँ पे लाए तो गोल्ड लिफ्ट ऐसे हो गया, कुछ एंगल यहाँ पे बनाया, ठीक है ना। हाँ, इस यहाँ पे डाइवर्जिंग एंगल बनाता है, ध्यान से समझते रहिएगा बच्चों, थीटा। और मान लो कि इस पे चार्ज क्यू था, तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे रिपल्सन होगा, उतना ज़्यादा यहाँ पे एंगल क्रिएट होगा। कम चार्ज कम एंगल, ज़्यादा चार्ज ज़्यादा बड़ा एंगल। तो एक बात हम यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे मान लो चलो कि Q है अमाउंट ऑफ चार्ज, Q है अमाउंट ऑफ चार्ज, ओके। और थीटा है डाइवर्जिंग एंगल, थीटा बराबर डाइवर्ज एंगल। तो जो थीटा होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा यहाँ पे एंगल। तो थीटा जो होगा, थीटा जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज का। ये हम लोग याद रखेंगे, इस पर बहुत सारा सवाल बनता है बच्चों, ठीक है। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा एंगल, ठीक है। तो चलो गोल्ड लिफ्ट के बारे में कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं और वो हम लोग याद रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, गोल्ड लिफ्ट क्या है, तो एक डिवाइस है जिससे हम लोग चार्ज डिटेक्ट करते हैं किसी बॉडी पे। तो इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट चार्ज ऑन ए बॉडी, ओके। दूसरी बात, ये चार्ज को मेजर नहीं करता है कितना कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है कि 10 कूलम चार्ज है, ये सब नहीं बताएगा, सिर्फ बॉडी पे चार्ज है कि नहीं ये बताएगा। नॉट मेजर्ड वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज का वैल्यू ये नहीं नापता है। और ना ही चार्ज की नेचर बताता है कि चार्ज प्लस था कि माइनस था। माइनस भी रखोगे तो यहाँ पर माइनस पहुँचेगा और फिर से रिपल्सन होगा, सिर्फ इसमें रिपल्सन ही होता है, अट्रैक्शन कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चार्ज का वैल्यू भी नहीं बताता है और चार्ज का नेचर भी नहीं बताता है। एंड नेचर ऑफ चार्ज, एंड नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। और तीसरी बात खास बात कि ये जो होता है इसको, इस बॉडी, किसी बॉडी पे चार्ज का पता लगाने के लिए या तो हम लोग टच करते हैं या तो थोड़ा सा डिस्टेंस पर भी रखेंगे। तो क्या होगा, अगर मान के चलो प्लस चार्ज यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पर रखेंगे तो क्या होगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से गोल्ड लिफ्ट में था वो सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अट्रैक्ट होकर जमा हो जाएगा और यहाँ फिर से प्लस चार्ज बन जाएगा, मतलब एक ही बात हुआ।
तो ये हम लोग या तो टच भी कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा दूर भी रख सकते हैं। तो चार्ज पता लगाने के लिए या तो हम लोग कंडक्शन यूज करते हैं, टचिंग, या तो इंडक्शन, थोड़ा सा दूर पर भी रखते हैं तो काम हो जाता है। तो इस पर भी एक बात और नोट किया जाए, कंडक्शन या इंडक्शन मेथड यूज्ड टू डिटेक्ट द चार्ज, ऑन द बॉडी। ठीक है, तो गोल्ड लीफ के बारे में हम लोग इतनी बातें जान गए। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि आखिर यहाँ पे गोल्ड लीफ का यूज क्यों किया गया। मतलब और भी मेटल का हम लोग यूज कर सकते थे, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये सब, लेकिन गोल्ड का यूज क्यों किया गया। तो बच्चों देखो, हम इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से हम लोग क्या मतलब कि पता लगाते हैं, छोटे छोटे बॉडी पर का चार्ज पता लगाते हैं। तो छोटा बॉडी पर जो चार्ज होगा तो उसके कारण जो रिपल्सन होगा वो काफ़ी कमज़ोर होगा, रिपल्सिव फोर्स काफ़ी कमज़ोर होगा। तो कमज़ोर फोर्स के कारण अगर हैवी मेटल रहता तो थोड़ा सा ये डाइवर्ज होने में प्रॉब्लम करता, चार्ज डिटेक्ट ही नहीं हो पाता। तो गोल्ड क्या है कि दुनिया का सबसे मैलिएबल मेटल है, उसे सबसे पतला किया जा सकता है, और सबसे पतला कर सकते हैं तो सबसे हल्का हो सकता है। और सबसे हल्का अगर हो जाएगा तो अगर हल्का चार्ज भी किसी बॉडी पर रहेगा और उसके कारण जो रिपल्सन होगा, जो हल्का भी रिपल्सन होगा तो गोल्ड लीफ डिटेक्ट कर देगा, तुम लोग चार्ज पता चल जाएगा। तो चूंकि गोल्ड लीफ सबसे पतला बन सकता है, सबसे हल्का हो सकता है, तो इसलिए गोल्ड का यूज किया गया, जिसके कारण इसका नाम भी पड़ गया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अगर इसका मान के चलो कि ये आयरन यूज होता है इसमें, तो इसका नाम पड़ता आयरन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। खैर, तो चलो अब इसका हम कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग अच्छे, और फिर ये टॉपिक हम लोग का हो जाएगा ख़त्म। ओके, चलिए। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। व्हेन अ +20 कूलम टच टू द नॉब। देखो नॉब से जब +20 कूलम जब टच किया गया, पहले एक इलेक्ट्रोस्कोप बना लेते हैं। देखो ये हो गया नॉब, ये हो गया मेटल की रॉड, और ये हो गया गोल्ड लीफ, मान के चलो रफली। तो यहाँ पे लोग चार्ज टच करेंगे और यहाँ पे एंगल बनेगा, ठीक है। तो चलो, जब +20 कूलम टच किया जाता है तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बनता है 5 डिग्री। फिर से सुनो बच्चों, +20 कूलम तो यहाँ पे 5 डिग्री का एंगल बना, लिखो यहाँ पर, एक तरफ चार्ज एक तरफ थीटा। तो +20 कूलम पे कितना बन रहा है एंगल, 5 डिग्री, ठीक है। एंड व्हेन आइडेंटिकल रॉड ऑफ -40 कूलम, और जब -40 कूलम को टच किया जा रहा है तो एंगल बन रहा है कितना, 9 डिग्री, एंगल बन रहा है 9 डिग्री। अच्छा, दूसरी बात कि यहाँ पे प्लस टच करो या माइनस टच करो, आपको सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड यूज करना है। प्लस माइनस मतलब दोनों से ही रिपल्सन ही होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन कभी नहीं होगा। तो सिर्फ हम लोग चार्ज के मैग्नीट्यूड पे ध्यान देंगे। तो 20 पर 5, 40 पर 9। तो क्या कर रहा है, अगर इफ एन आइडेंटिकल रॉड ऑफ +30 कूलम इज टच्ड द डिफ्लेक्शन में भी। अच्छा, तो जब 30 डिग्री, जब +30 कूलम चार्ज अगर टच करेंगे तो कितना एंगल बनेगा। देखो एक ही बात हम लोग जानते हैं कि जो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा एंगल बनेगा। तो देखो 20 पर है 5, 40 पर है 9, तो 30 पर कितना होगा, 9 से छोटा होगा और 5 से बड़ा होगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चार्ज बढ़ेगा तो एंगल भी बढ़ेगा। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो 5 से बड़ा है और 9 से कम है, 5 से बड़ा 9 से कम, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 30 पर 7 डिग्री बनेगा। तुम्हारा क्वेश्चन ही ऐसा सेट किया हो रहेगा कि एंगल, अब ये मत समझना कि 8 डिग्री रहता तब क्वेश्चन का ऑप्शन उसी तरह से रहता कि तुम अगर कॉन्सेप्ट जान रहे हो तो ऑप्शन उसी के अनुसार दिया जाता है, ठीक है।
तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 डिग्री। किस मतलब कि किस कॉन्सेप्ट से? तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। देखो चार्ज 20 है तो 5, 40 है तो 9, तो 30 रहेगा तो 20 से 5 से ज़्यादा 9 से कम होगा 7 डिग्री। तो चलो ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस इधर ही सब पूछ रहा है, 2025 में ही पूछा है गोल्ड लीफ पर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बेस पे सवाल बहुत सारा पूछ रहा है। ठीक है ना, तो देखो समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एक्स रेज आर पास्ड इन द जार, इस जार पे क्या हो रहा है, एक्स रे पास हो रहा है, देन द लिप्स विल, तो लिप्स का क्या होगा, डाइवर्ज मोड और ज़्यादा डाइवर्ज हो जाएगा, कन्वर्ज मोड कन्वर्ज होगा, नो चार्ज, टोटल चार्ज इस पर कैंसिल हो जाएगा, इस पर से पहले से ही चार्ज है। ठीक है, और डेटा इनसफिशिएंट या डेटा की कमी है। चलो तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक्स रे के बारे में पहले कुछ जानना होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन को कोई बच्चा टच ही नहीं कर पाएगा अगर एक्स रे के बारे में नहीं जानेगा तो देखो मान के चलो कि इस पे एक्स रे गिर रहा है, इस पे आ रहा है बहुत सारा एक्स रे। ठीक है, एक्स रेज, तो एक्स रे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है सारा, जितना भी लाइट का है इसको हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, 11th क्लास में एक चैप्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें आपको पढ़ना है बहुत ही डिटेल से। तो एक्सरे क्या है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, एक्सरे पे कोई चार्ज नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसका कोई मास नहीं होता है, नो मास, ये विजुअल नहीं होता है, नॉट विजिबल, नॉट विजिबल। लेकिन एक्सरे जो होता है हाईली एनर्जेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर ये किसी बॉडी से टच हुआ, अगर मान चलो कि किसी बॉडी पे किसी मेटल के शीट पर गिरा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, इतना ज़्यादा एनर्जी इसमें होता है। तो इसमें हाईली एनर्जेटिक, हाईली एनर्जेटिक, इतना एनर्जी होता है कि किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। इस बात को ही नोट कर देता हूँ, कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन आफ्टर फॉलिंग एट एनी सरफेस, आफ्टर फॉलिंग एट एनी सरफेस। किसी सरफेस पे गिरेगा अगर एक्सरे तो क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन निकाल देगा उसमें से, इसलिए एक्सरे को हाईली आयोनाइजिंग गैस भी कहा जाता है, हाईली आयोनाइजिंग गैस। इस बात को छोटा छोटा बात इसमें है, नोट सब कर लेते हैं। आयोनाइजिंग, हाईली आयोनाइजिंग, हाईली आयोनाइजिंग गैस। अगर किसी गैस से पास हुआ तो गैस के भी इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, गैस को भी मतलब आयोनाइज कर देता है, प्लस कर देता है। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे। तो एक्सरे जब इस मेटल के लीफ पर, सॉरी गोल्ड के लीफ पर जब गिरा तो गोल्ड लीफ पर पहले से इलेक्ट्रॉन थे, पहले से नेगेटिव चार्ज है। हाँ, और एक्सरे गिरने से और इसमें से जो है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलते जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होते रहेगी इस पर से, और इलेक्ट्रॉन कम होते रहेगा तो इस पर जो माइनस चार्ज है वो घटते रहेगा, इस पे जो है चार्ज जो है वो घटते रहेगा, और अगर चार्ज घटते रहेगा तो एंगल भी कम होते जाएगा, एंगल भी क्या होगा बच्चों, कम होते जाएगा। फिर से एक्सरे जैसे ही गोल्ड लीफ पे गिरेगा, गोल्ड लीफ से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा, तो जो भी गोल्ड लीफ पर नेगेटिव चार्ज था वो कम होते जाएगा और ये एंगल कन्वर्ज होते जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा कन्वर्ज, बी नंबर, बी इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा दूसरी बात, अगर इस रड पे प्लस चार्ज रहता तो मान चलो इस पे प्लस चार्ज दिया हुआ रहता और एक्सरे इस पे गिरा तो क्या होगा, तो देखो प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो प्लस चार्ज है उस पर, और एक्सरे गिरने से इलेक्ट्रॉन और कमेगा तो प्लस चार्ज और क्रिएट होगा, तो एंगल उसमें डाइवर्ज होगा। तो दो बात माइंड में सेट करेंगे, अगर गोल्ड लीफ पर नेगेटिव चार्ज रहेगा और एक्सरे गिरेगा तो एंगल घटेगा, और अगर गोल्ड लीफ पर पॉजिटिव चार्ज दिया रहे और एक्सरे गिरे तो एंगल और बढ़ेगा। इस दो बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसी से हो गया हमारा दोनों सवाल हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग
अगला टॉपिक पढ़ते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बच्चों, ओके। तो क्या होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? चार्ज स्प्रेड ओवर ए लाइन, सरफेस या वॉल्यूम इज कॉल्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब चार्ज किसी लाइन पे कैसे फैला हुआ है, लाइन का मतलब वायर, रिंग, आर्क हो गया, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो किसी सरफेस पे चार्ज किस तरह से फैला हुआ है, वायर पे कैसे फैला हुआ है, किसी नॉन कंडक्टर के अंदर वॉल्यूम में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 3 प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे, 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 3 प्रकार के पढ़ेंगे, क्या क्या? तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्ड पढ़ेंगे मेरे बच्चों वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं, फिर से सुन लीजिए। चार्ज किसी भी बॉडी पे किस तरह से फैला हुआ है वो स्टडी करेंगे। हम लोग नापें कैसे? तो नापते हैं चार्ज डेंसिटी की सहायता से। तो 3 प्रकार का डेंसिटी भी होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कितना ज़्यादा डेंसिटी है, कितनी मात्रा में चार्ज फैला हुआ है। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओके। तो क्या होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? तो देखो सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जब चार्ज फैला हुआ हो सिर्फ एक लंबाई के अकॉर्डिंग, जैसे किसी लाइन पे, किसी वायर पे, किसी रिंग पे। रिंग क्या होता है? एक वायर को बेंड कर दो, सर्कुलर बना दो, रिंग हो गया। तो अगर चार्ज इस सारी चीज़ों पे फैला हुआ हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब सिर्फ लंबाई के अकॉर्डिंग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो इसको बात को नोट कर लेते हैं हम लोग। चार्ज स्प्रेड along ए लाइन, मतलब एक सिर्फ लंबाई, वायर, रिंग, ये सब आगे यूज होगा बच्चों, इस सब का आर्क, इस सब का यूज होने वाला है। तो अगर चार्ज फैला हुआ हो किसी लाइन पे, वायर पे, रिंग पे, आर्क पे, तो इस सब को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको नापते हैं कैसे? तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मेजर्ड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज फैला हुआ है। एग्जाम्पल से हम लोग सब कुछ क्लियर करेंगे, ठीक है ना। अभी सिर्फ सुनते चलिए आप लोग। और चार्ज पर यूनिट लेंथ को ही बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके। और इसको लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा। और इसका एसआई यूनिट भी लिख लेते हैं हम लोग। एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट
कूलॉम पर मीटर, मतलब कितना कूलॉम पर मीटर पे कितना कूलॉम चार्ज है। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, अभी एकदम आराम से आप लोग सुनते चलो। अच्छा चलो, इसका डायमेंशन आप लोग निकाल सकते हो क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन कैसे निकलेगा? तो कूलॉम का हो जाएगा 80। चलो यहाँ लिख देते हैं डायमेंशन। अब ऑब्जेक्टिव में कुछ भी दे सकता है। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? 80, क्योंकि चार्ज किससे बना है? मतलब करंट और टाइम से। तो चार्ज का हो गया 80, और मीटर है तो लेंथ का है, और नीचे है तो उसको ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा L-1। तो फाइनली क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन? MLT के फॉर्मेट में लिखो, M नहीं है, L है -1, MLT, T है 1, MLTA। चलो, तो ये हो गया डायमेंशन किसका? लीनियर चार्ज डेंसिटी का। ओके, और यह एक स्केलर है, इस बात को भी नोट किया जाए, यह एक स्केलर है। क्योंकि देखो, डेंसिटी बताना तो सिर्फ नंबर ही बता पाओगे कि चार्ज है 5 कूलॉम पर मीटर, हर मीटर पे 5 कूलॉम चार्ज है। अब डायरेक्शन से क्या लेना देना? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इसमें नहीं होता है। तो चलो, दो प्रकार से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहला हो गया यूनिफॉर्मली और दूसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्मली। एक एक करके हम लोग सीखते हैं। तो पहला हो जाएगा, चलो, तो इसमें दो तरह के होता है बच्चों लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, पहला पढ़ेंगे हम लोग, पहला मतलब इसी का ए नंबर, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंडीशन नंबर ए, यूनिफॉर्म डेंसिटी। जैसे देखो एग्जांपल देखना, अगर कोई वायर है, कोई तार है एक, ठीक है, और इस पे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना कहीं ज़्यादा ना कहीं कम। ठीक है ना, एकदम एक समान रूप से चार्ज इस पे बटा हुआ है। तो मान के चलो कि इसकी लंबाई L है, इस तार की लंबाई L है, और इस तार पे टोटल चार्ज है Q। तो लैम्डा कैसे निकालेंगे? लैम्डा क्या करेंगे? टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा क्या कि इसकी डेंसिटी कितनी है। सॉरी। और यहाँ पे टोटल चार्ज निकल जाएगा कैसे? Q बराबर लैम्डा इंटू L। मतलब देखो, न्यूमेरिकल में क्या होता है कि आपको तार का डेंसिटी दे देगा कि उस पर कितनी मात्रा में चार्ज है, 5 कूलॉम पर मीटर, 10 कूलॉम पर मीटर, और आपको और लेंथ दे देगा। दो चीज़ दे देगा आपको, क्या दे देगा? डेंसिटी दे देगा और लेंथ दे देगा, और बोलेगा क्या कि तार पे टोटल चार्ज निकालो। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? डेंसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग? टोटल चार्ज टोटल लेंथ। तो यहाँ से टोटल चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू लेंथ। मतलब इस बात को एकदम माइंड में सेट कर लो, आगे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, और जितना टॉपिक में पढ़ाऊँगा उस सब में, कि अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब अगर डेंसिटी को लेंथ से गुना कर देंगे तो उस पर टोटल चार्ज हम लोग को पता चल जाएगा। फिर से, अगर हम लोग डेंसिटी को लेंथ से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इससे वायर पे टोटल चार्ज का वैल्यू पता चल जाएगा यहाँ से। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। देखो, एग्जाम्पल समझना। चलो यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लो कि एक वायर है, ठीक है, इस प्रकार, इसकी लेंथ है, मान के चलते हैं कि 5 मीटर, L बराबर 5 मीटर। इस पर टोटल चार्ज है, इस पर बहुत सारा चार्ज है, मान लो कि यूनिफॉर्मली, तो इस पर टोटल चार्ज जो है वो है +20 कूलॉम। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? लैम्डा निकालो। तो लैम्डा क्या होता है? टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। तो कितना हो जाएगा? 4 कूलॉम प्लस 4 कूलॉम पर मीटर, ये कट जाएगा। मतलब हर एक मीटर पे 4 कूलॉम का चार्ज है, तो 5 मीटर पे कितना हो जाएगा? 20 कूलॉम का चार्ज हो जाएगा। मैंने अभी तुम लोग को क्या बोला कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा? आपको डेंसिटी दिया हुआ रहेगा, ये रहेगा गिवन, ठीक है, और लेंथ दे देगा गिवन। अब बोलेगा कि टोटल चार्ज कितना होगा, तो डेंसिटी को लेंथ से गुना कर देंगे तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। ठीक है, डेंसिटी इंटू लेंथ इक्वल टू टोटल चार्ज, याद हो गई। डेंसिटी को लेंथ से गुना करेंगे तो टोटल चार्ज निकल जाता है।
तो ये हो गया यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली में कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। क्या होगा कि यूनिफॉर्म रूप से बटा हुआ है चार्ज, तो क्या करेंगे, टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो डेंसिटी निकल जाएगा हम लोग का। और टोटल चार्ज अगर निकालना है तो डेंसिटी को लेंथ से गुना कर देंगे, डेंसिटी को लेंथ से गुना कर देंगे। तो इस प्रकार एग्जाम्पल था। अब समझते हैं नॉन यूनिफॉर्मली डेंसिटी। जब चार्ज क्या हो, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं ज़्यादा कहीं ज़्यादा कहीं ज़्यादा, तब कैसे डेंसिटी हम लोग निकालेंगे। तो चलो बी नंबर देखते हैं। तो बी नंबर में हमारा है फॉर नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी, फॉर नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी। ठीक है, जब डेंसिटी यूनिफॉर्म ना हो, वेरिएबल हो। देखो मान लेते हैं एक रड है या मान लीजिए वायर है। ठीक है, इस प्रकार एक वायर है और इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार है, इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार है, कुछ ऐसा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है आगे की तरफ, वैसे वैसे चार्ज डेंसिटी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और एक फंक्शन को फॉलो कर रहा है। चार्ज डेंसिटी बढ़ तो रहा है लेकिन इस फंक्शन से, लैम्डा इक्वल टू 2x कूलम पर मीटर। मतलब अगर हम x बराबर 1 पे जाएँ तो लैम्डा हो जाएगा 2 कूलम पर मीटर। अगर हम x बराबर 2 पे जाएँ तो वहाँ का डेंसिटी हो जाएगा 4 कूलम पर मीटर। इस प्रकार वैरी कर रहा है इस फंक्शन को फॉलो करते हुए, इस फंक्शन के अनुसार। तो यहाँ मान लेते हैं x बराबर 0 और यहाँ है x बराबर मान लो l। मतलब क्वेश्चन में वहाँ x का वैल्यू दिया रहेगा 5 मीटर, 6 मीटर, x बराबर 7, कुछ भी। तो हमें क्या करना है, इस वायर पर का टोटल चार्ज निकालना है। टोटल चार्ज इस वायर पे कितना होगा, Q बराबर वाट, Q टोटल। ओके, देखो अगर ये लैम्डा कांस्टेंट रहता, मतलब यूनिफॉर्म चार्ज रहता, तो सीधा क्या करते, इस लैम्डा को इसके लेंथ से गुना कर देते, टोटल चार्ज निकल जाता। हम लोग अभी पढ़े थे बच्चों, टोटल चार्ज बराबर लैम्डा इनटू लेंथ। लेकिन लैम्डा यहाँ पर वैरी कर रहा है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, तब डिफरेंट है तो गुना तो कर नहीं सकते हैं हम लोग। तो हमको हेल्प क्या करेगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा एकदम। हमको Q टोटल निकालना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ कट करेंगे dx। ठीक है, और dx पे चार्ज कितना हो, dx क्या है, इस वायर का एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही माइक्रो लेवल का लेंथ। तो dx लेंथ काटे और यहाँ पर अगर हम इस फंक्शन से गुना करेंगे, इस लैम्डा से गुना करेंगे तो dx पर लेंथ का चार्ज आ जाएगा, मान चलो dq1। ठीक है, फिर से dx लेंथ काटे, इस लेंथ को इस मतलब कि लैम्डा से गुना करेंगे, डेंसिटी से गुना करेंगे तो यहाँ का चार्ज आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे एक छोटा टुकड़ा और काट लेते हैं, dx फिर काटे। ठीक है, उतना ही लेंथ का फिर काटे और यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो इससे डिफरेंट आएगा, dq2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसी लेंथ से लैम्डा यहाँ पे चेंज हो गया है, क्योंकि ये वैरी कर रहा है इस फंक्शन से, तो यहाँ का लैम्डा कुछ और है, तो लेंथ इंटू लैम्डा, डिफरेंट लैम्डा तो डिफरेंट चार्ज। तो इसी प्रकार पूरे वायर पर dq1, dq2, dq3, dq4 सबको ऐड कर लेंगे तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। dq क्या है, बहुत ही छोटा चार्ज, dx पर का चार्ज। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं dq1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ का चार्ज कैसे निकालेंगे, लैम्डा जो कि x के फंक्शन में है इंटू लेंथ dx। फिर यहाँ का चार्ज dq2 कैसे निकालेंगे बच्चों, तो फिर से यहाँ लैम्डा फंक्शन, इस फंक्शन का मतलब लैम्डा x के फंक्शन में, जो भी यहाँ का डिफरेंट लैम्डा बच्चों x के फंक्शन में है, और इंटू फिर से यहाँ का लेंथ। और इसी पर सारा हम लोग dx तार को हम बहुत बार काटेंगे, लाखों करोड़ बार काटेंगे dx लेंथ का, और सभी पे dq1, dq2, dq3 चार्ज को सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड हमारा करता है इंटीग्रेशन। चलो इसी प्रकार हम लोग ऐड करेंगे, ऐड। तो सारे dq1, dq2, dq3 सबको ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, टोटल q मिल जाएगा। तो यहाँ पे लेते हैं q टोटल, और निकलेगा कैसे, तो इस फंक्शन को भी ऐड कर देते हैं टोटल। ठीक है, तो समेशन दिस फंक्शन
लैम्डा जो कि x के फंक्शन में है इंटू डी एक्स। तो ऐसा ऐसा ढेर बार ऐड किया गया है, इस समेशन का सिंबल है। तो कहाँ से कहाँ तक ऐड किया गया है ऐसा ऐसा फंक्शन, 0 से लेके l तक ऐड करेंगे, 0 से लेके l तक ऐड कर देंगे। तो इस पर हम लोग को इस पे का टोटल चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। और ये लैम्डा इस फंक्शन में था, देखो एक एग्जांपल से हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इतना ध्यान रखना कि अगर किसी वायर पर लीनियर चार्ज डेंसिटी फंक्शन में हो, एक्स के वेरिएबल में हो, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म हो, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, लैम्डा का जो भी फंक्शन रहेगा वो यहाँ रखेंगे और डी एक्स के कंपेयर में इसको इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट ले लेंगे कहाँ से कहाँ तक ऐड कर रहे हैं, 0 से लेकर के l तक। एक दो एग्जाम्पल लेते हैं तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो एग्जाम्पल देखो। तो देखिए बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी का, ध्यान समझिएगा। देखो ऑन ए 5 मीटर लॉन्ग रड, चलो एक वायर है 5 मीटर लंबी है, तो मान लेते हैं यहाँ पर है x बराबर 0, यहाँ पर है x बराबर 5। ऐसा क्यों मानेंगे, क्योंकि जो इस पे का लैम्डा है, चार्ज जो डेंसिटी है वो x के वेरिएबल में है, ठीक है ना, x के फंक्शन में है, इसलिए x0 x5, 5 मीटर का हो गया तार। अच्छा इस पर का लैम्डा कितना है, इस पर का लैम्डा है, इस फंक्शन को फॉलो कर रहा है 2x कूलम पर मीटर, ठीक है। मतलब अगर x1 आएगा तो लैम्डा हो जाएगा 2 कूलम पर मीटर, x2 पे आएंगे तो वहाँ का डेंसिटी और ज़्यादा हो जाएगा 4 कूलम पर मीटर, 3 पे आएंगे तो 6 कूलम पर मीटर। डेंसिटी इस फंक्शन को फॉलो करते हुए इंक्रीज कर रहा है, ओके ओके। तो हमको इस पे टोटल चार्ज निकालना है, Q टोटल, Q हमको इस पर निकालना है, टोटल कितना चार्ज इस पे है। तो फिर से वही बात जो सा मैंने आपको पीछे बताया उसी रूल को फॉलो कर दीजिए। एक छोटा सा टुकड़ा काट देंगे dx, इस पे का चार्ज होगा dq, और dq कैसे निकलेगा, dq निकलेगा कैसे, लैम्डा इंटू लेंथ, मतलब चार्ज डेंसिटी को लेंथ से गुणा कर दो। लैम्डा जो कि x के फंक्शन में है, अब जो भी फंक्शन है नीचे लिखेंगे, लैम्डा x के फंक्शन में है इंटू लेंथ, तो यहाँ का चार्ज निकल गया। तो इसी फंक्शन को फॉलो करते हुए ढेर सारा dq हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ढेर सारा dq का सम कर देंगे, तो उसके लिए करते हैं इंटीग्रेशन, छोटे छोटे dq का समेशन, और इस फंक्शन का समेशन कर देंगे, dx हो गया कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 तक। ऐसे ऐसे फंक्शन को ऐड करना कहाँ तक, 0 से 5 तक, ओके। तो सारा dq को ऐड करेंगे तो टोटल हमको q मिल जाएगा, टोटल q मिल जाएगा हमको, ठीक है। और यहाँ पर चलो फंक्शन लगा दो, चलो हम इसको उधर लिख देते हैं, हो सकता है इधर कट जाएगा नीचे से। देखो तो dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा टोटल q, ठीक है, चलो स्मॉल q ही कर देते हैं, dq का इंटीग्रेशन q, ठीक है। और चलो यहाँ पर फंक्शन क्या था लैम्डा का, 2x dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 तक, ठीक है। चलो काम करते हैं, 2 को बाहर कर देते हैं और इंटीग्रेशन सिर्फ होगा x का, 0 से 5 तक। चलो q बराबर 2 तो है बाहर बच्चों, और x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट लगा दो 0 से 5, 0 से 5, ये 2 बाहर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x² बच जाएगा सिर्फ 0 से 5। अब चलो एक बार अपर लिमिट पुट कर दो, एक बार लोअर लिमिट पुट कर दो, तो 25 कूलम। तो अगर इस फंक्शन को फॉलो करेगा ये वायर, ठीक है, और 0 से 5 तक मतलब ऐसा फंक्शन को फॉलो कर रहा है, इस पर टोटल चार्ज हो जाएगा 25 कूलम का, ठीक है। और अगर ये कांस्टेंट रहता, मान चलो 2 कूलम, x नहीं रहता, 2 कूलम रहता और वायर की लेंथ रहता 5, तब 5 दूना के 10 हो जाता, सिर्फ 10 कूलम चार्ज होता। लेकिन इस पे तो नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ का कुछ और चार्ज, यहाँ का कुछ और चार्ज, यहाँ का कुछ और चार्ज, तो हम लोग इंटीग्रेशन की सहायता लेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, आप लोग का और अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ। चलो
तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा हुआ है, फाइंड टोटल चार्ज ऑफ रड ऑफ लेंथ l इफ लैम्डा। देखो फिर x का फंक्शन में दे दिया, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं कि एक रड है इस प्रकार, लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला एक रड है। इस पे लैम्डा का जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, लैम्डा नॉट बाई l इंटू एक्स, ठीक है। लैम्डा इस प्रकार वैरी कर रहा है, लैम्डा बराबर दिस कूलम पर मीटर। तो यहाँ मान लेते हैं x बराबर 0, यहाँ मान लेते हैं x बराबर l, ओके। तो चलो इस पे टोटल चार्ज निकालना है, q टोटल बराबर वाट, हमको टोटल चार्ज निकालना है, q बराबर वाट, ओके। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा सा काटेंगे dx, लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा काटेंगे, उस पर चार्ज मानेंगे dq, ओके। तो dq को क्या लिखेंगे, dq को लिखेंगे यहाँ का चार्ज डेंसिटी है ये वाला, चार्ज डेंसिटी x का फंक्शन इंटू dx लेंथ, डेंसिटी को लेंथ से गुना कर देंगे तो चार्ज मिल जाएगा वहाँ से, हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो चलो अब इसी प्रकार छोटे छोटे टुकड़े पर का चार्ज ऐड कर देंगे, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन dq और इंटीग्रेशन लैम्डा का x का फंक्शन इंटू ऐसा ऐसा dx, मतलब जितना लैम्डा x इंटू डी एक्स है सबका ऐड हो गया इसका मतलब। और कहाँ से कहाँ तक ऐड हुआ है, 0 से l तक, 0 से l तक। तो चलो dq को, बहुत सारे dq को ऐड करें तो टोटल हमको चार्ज मिल जाएगा q। तो dq का इंटीग्रेशन टोटल q, इसमें से देखो इसका लैम्डा x का फंक्शन क्या था, फंक्शन लिख दीजिए लैम्डा नॉट l इंटू एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक। देखो जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है सिर्फ वही वेरिएबल होता है, बाकी सब कांस्टेंट माना जाता है, ठीक है। तो ये सब तो क्या कांस्टेंट, ये जाएगा बाहर, लैम्डा नॉट l जाएगा बाहर और इंटीग्रेशन सिर्फ होगा x का, ठीक है। चलो तो q बराबर लैम्डा नॉट l और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लगा देते हैं 0 से l, लैम्डा नॉट l, चलो एक बार अपर लिमिट पुट कर दो तो हो जाएगा l स्क्वायर बाई 2, एक बार लोअर लिमिट पुट कर दो x के जगह पर, ठीक है। मतलब इस फंक्शन में एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर बाई 2, एक l कट जाएगा तो बच जाएगा लैम्डा नॉट l बाई 2, ठीक है, ये l कट जाएगा। तो इतना कूलम चार्ज आ गया इस रड पे, ठीक है। चलो अब हम लोग सेकंड पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आगे इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो चलो सेकंड शुरू करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेकंड है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी बिल्कुल लीनियर चार्ज डेंसिटी की तरह ही है। इस पे क्या होगा, चार्ज किसी सरफेस पे फैला हुआ रहेगा, जैसे डिस्क हो गया, स्फेरिकल सेल हो गया, स्फेरिकल सरफेस हो गया, सिलिंड्रिकल सरफेस हो गया। तो अगर इन सब पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और हम लोग इसको मेजर कैसे करते हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी से इसको मेजर किया जाता है, मतलब कि पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। जैसे अगर मान के चलो चार्ज है, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि हर मीटर स्क्वायर एरिया में 5 कूलम का चार्ज है। तो ये बिल्कुल बहुत ही सिंपल है बच्चों, इसमें लिख लो चार्ज स्प्रेड ओवर ए 2D सरफेस। अब कोई भी सरफेस 2D ही होगा, लेंथ और ब्रेथ होगा उसमें, 2D सरफेस, जैसे डिस्क पर चार्ज रहेगा फैला हुआ
स्फेरिकल सेल पर, स्फेरिकल सेल, ठीक है, सिलिंड्रिकल सरफेस, सिलिंड्रिकल सरफेस, ठीक है ना, स्फेरिकल सरफेस, बहुत सारा हो सकता है। मतलब कि जितना सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी करना इसमें होता है। और इसको नापते हैं कैसे, मेजर्ड एज चार्ज पर यूनिट एरिया, नापते से चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पे चार्ज कितना है। जैसे मान चलो कोई दिया हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी 10 कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब हर एक सेंटीमीटर स्क्वायर पे 10 कूलम का चार्ज है। एग्जाम्पल से हम लोग को बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसी को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको सिंबल होता है सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं सिग्मा, ये स्मॉल सिग्मा का सिंबल है, कैपिटल सिग्मा होता है ऐसे इस प्रकार का। और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट हो जाता है कूलम पर मीटर स्क्वायर, सी कैपिटल लिखिएगा, कैपिटल सी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशन निकाल लो आप लोग, डायमेंशन ऑब्जेक्टिव में कहीं कुछ भी पूछ सकता है। तो चार्ज का होता है 80, चार्ज का हो जाएगा 80 और मीटर स्क्वायर का हो जाएगा, जैसे नीचे है मीटर स्क्वायर तो ऊपर ले जाएंगे तो यानी कि लेंथ इस प्रकार। तो इसका डायमेंशन लिख लेना, MLT के फॉर्मेट में लिखना, ML-1 T1A1, ये हो गया इसका डायमेंशन, ठीक है। और ये भी एक स्केलर ही है, चौथा पॉइंट भी ऐड कर लीजिएगा, यह भी एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होता, मतलब सरफेस पे सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड ही तो बताना है कि उस सरफेस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाकी तो उसमें डायरेक्शन तो होगा ही नहीं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, एक स्केलर है। तो चलो इसको भी हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म में फिर से इंटीग्रेशन आएगा। इंटीग्रेशन में अगर कुछ भी दिक्कत होता है आपको, इंटीग्रेशन का एक्चुअल मतलब समझना है, फिजिक्स में इंटीग्रेशन कहाँ पर यूज करते हैं, तो अगर होगा तो आप लोग को हम अलग से वीडियो बना के उसको प्लेलिस्ट में देखना, कुछ दिन में उसमें डाल देंगे, ठीक है। आप लोग का सारा जितना फिजिक्स में मैथमेटिक्स यूज होता है उस सब का एक सीरीज बना करके हम क्या करेंगे, एक प्लेलिस्ट में डाल देंगे, आप लोग को बहुत हेल्प हो जाएगा, एक इंटीग्रेशन का एक्चुअल मतलब आप लोग समझ पाओगे। तो फिलहाल कुछ पहले हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी और फिर देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी और कुछ सवाल कर लेंगे, टॉपिक कंप्लीट। तो यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे यूनिफॉर्म डेंसिटी, ओके। इसी का फर्स्ट, चलो इसको भी हटाते हैं, इसी का फर्स्ट है, तो हमारा ए नंबर में है इसका 4 यूनिफॉर्म डेंसिटी, ठीक है, 4 यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो यूनिफॉर्म डेंसिटी क्या हो जाएगा, चार्ज जो रहेगा किसी सरफेस पे एक समान रूप से फैला हुआ रहेगा। देखो मान लेते हैं एक सरफेस ले लेते हैं इस प्रकार का, कोई भी रैंडम सा एक सरफेस ले लिए, ठीक है, ओके। और इस पे एक समान रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली। तो मान लेते हैं इस पे का टोटल जो चार्ज है वो Q है, इस पर का जो चार्ज है वो है Q, और इसका टोटल एरिया है, इसका एरिया ले लेते हैं, मान के चलते हैं A, ठीक है। इस पे का टोटल चार्ज Q है और इसका एरिया क्या है A, ओके। तो सिग्मा निकालते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा बराबर हो जाएगा टोटल चार्ज और टोटल एरिया। तो पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो निकल जाएगा।
जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एक एग्जाम्पल से समझिएगा। मान लो कोई सरफेस है, इस प्रकार चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से चार्ज इस पर फैला हुआ है, ना कहीं कम ना कहीं ज़्यादा। मान लेते हैं कि इस पर टोटल चार्ज जो है, इस पर क्यू जो है वो है प्लस 20 कूलम। ओके, और इसका जो एरिया है, इसका एरिया मान लेते हैं 4 मीटर स्क्वायर, 2/2 का एरिया होगा मान लेते हैं। इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज पड़ेगा, तो डेंसिटी सिग्मा निकालेंगे, टोटल चार्ज टोटल एरिया। तो टोटल चार्ज था 20 कूलम प्लस का, और टोटल एरिया था 4 मीटर स्क्वायर। काटें तो कितना जाएगा बच्चों, 5 प्लस का 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। मतलब कि हर मीटर स्क्वायर में, हर 1 मीटर स्क्वायर में 5 कूलम का चार्ज है। तो यूनिफॉर्मली है तो बस डिवाइड कर लेंगे। अच्छा एक बात और, टोटल चार्ज निकालना रहेगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को एरिया से गुना कर देंगे, सिग्मा इंटू ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर न्यूमेरिकल में सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा और एरिया दे देगा, ठीक है। अब पूछेगा टोटल चार्ज निकालो, तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज क्यू बराबर डेंसिटी को बस एरिया से गुना कर देना है, डेंसिटी को एरिया से गुना कर देना है। तो चलो अब देखते हैं 1-2 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ चुका है यूनिफॉर्म से ही, और फिर देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी। ठीक है, चलो तो देखिए बच्चों, एक सवाल है आप लोग का जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो क्या कर रहा सवाल, ए मेटल क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज चार्ज विथ 6 माइक्रोकूलम। एक मेटल का जो क्यूब है, ओके, उसका साइड है 5 सेंटीमीटर और उस पर टोटल उसके सरफेस पे चार्ज फैला हुआ 6 माइक्रोकूलम। द सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है, टोटल चार्ज को टोटल सरफेस के एरिया से डिवाइड कर देना है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों कौन सा ऑप्शन इसमें होगा। आप लोग वीडियो पॉज करके बना भी सकते हो, ठीक है। देखो एक मान लेते हैं यहाँ पे क्यूब, चलो यहाँ लिख लेते हैं, एक क्यूब है, क्यूब बना लेते हैं हम, बहुत ही प्यार भरा क्यूब। तो इस प्रकार क्यूब है, इसका प्रत्येक साइड है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। और इस पर टोटल चार्ज इस प्रकार फैला हुआ डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्म से है। क्यों यूनिफॉर्मली है, क्योंकि चार्ज जो है वो कांस्टेंट दिया हुआ है, एक्स के फॉर्मेट में, कोई वेरिएबल के फॉर्मेट में तो है नहीं। तो इस पर टोटल चार्ज लिख लेते हैं, इस पे टोटल चार्ज, सभी सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है। तो चार्ज कितना है, इस पे चार्ज है 6 माइक्रोकूलम। तो हमारा ऑप्शन तो है कूलम और मीटर में है, तो सबसे पहले इसको कूलम और मीटर में चेंज करना होगा। तो 6 माइक्रोकूलम का क्या हो जाएगा, 6 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। और ये मीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 5/100 मीटर, ठीक है। अब चलो एरिया से डिवाइड कर दो, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू टोटल चार्ज टोटल एरिया। टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है, टोटल चार्ज दिया हुआ है 6 × 10⁻⁻6 कूलम। और टोटल एरिया कितना हो जाएगा, क्यूब का टोटल सरफेस होता है 6 × साइड स्क्वायर, 6 × साइड स्क्वायर, साइड को लिख देंगे 5 × 10⁻², और इसका स्क्वायर, ठीक है। बच्चों साइड को ऐसे लिख देना 5 × 10⁻², ठीक है। ये हमारा साइड हो गया मीटर में। तो ये हो गया हमारा टोटल चार्ज इतना कूलम, 6 × साइड का स्क्वायर कर देंगे, 6 से 6 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बच जाएगा आपका 10⁻⁻6, नीचे हो जाएगा 25 × 10⁻⁻4, ओके। ऊपर ये कैंसिल कर देगा तो हो जाएगा 1/25 × 10⁻²। ये 4 को कैंसिल कर देगा, -6 -4 को कैंसिल कर 2 बच जाएगा, और इसको डिवाइड करना हो जाएगा 0.04 × 10⁻²। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, 4 को यहाँ लाएंगे, 4 × तो 4 को यहाँ लेंगे तो 2 और पावर बढ़ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन के मिलाने के लिए क्या करना होगा आपको, पॉइंट को एक यहाँ लाना होगा, 0.4, तो एक पावर बढ़ेगा,
ये हो जाएगा इतना कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, मीटर में आ गया हमारा। तो देख लो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी मैच कर रहा है, ठीक है ना। पॉइंट एक उधर ले जाएंगे तो एक 10 से और डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं जो कि एग्जाम में पूछा हुआ ही है, देखना कितना सिंपली तरह से हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। दिल घबराता है, आंख भर आती है, ला 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 ला। ए मेटल सेल। तो एक सवाल और देखते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। इस तरह के सवाल अक्सर कंपटीशन एग्जाम में आते रहता है। तो देखो क्या कहा है सवाल, ए मेटल सेल पॉइंट चार्ज क्यूब प्लेस्ड एट द सेंटर। एक मेटल का सेल है, सेल मतलब खोखला स्फीयर, ठीक है, और उसके अंदर में जाके उसके सेंटर पे जाके प्लस क्यू चार्ज रख दिया गया। और पहले से मेटल के ऊपर पहले से चार्ज कितना था, क्यू, तो क्यू चार्ज था और फिर क्या किया गया, एक प्लस क्यू चार्ज सेंटर पे जाके रख दिया गया, ठीक है। तो फाइंड सिग्मा इनर और सिग्मा आउटर, मतलब कि अंदर का सरफेस चार्ज डेंसिटी बताइए, बाहर का सरफेस चार्ज डेंसिटी बताइए। देखो ये सवाल थोड़ा सा कंडक्शन का प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। क्या होगा कि जैसे ही हम अंदर प्लस चार्ज रखेंगे तो इसके अंदर वाला सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज क्रिएट हो जाएगा इंडक्शन की सहायता से, और बाहर के सरफेस पे प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि बाहर के एटम, जो बाहर का जो सरफेस है उसके एटम से इलेक्ट्रॉन अंदर खींचा जाएगा, तो अंदर हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और बाहर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे हम लोग, अच्छे से समझिएगा। सॉल्यूशन, ठीक है। इस प्रकार एक सेल था, बाहर से पहले चार्ज क्यू था, इसका रेडियस आर है जो भी है, और क्या किया कि अंदर जैसे ही प्लस चार्ज रखा जाएगा, अंदर जैसे ही प्लस क्यू चार्ज रखे तो क्या होगा कि अंदर माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और अंदर माइनस चार्ज इंड्यूस होगा और बाहर में प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा बाहर के सरफेस पे, ठीक है। तो चलो अब निकालते हैं हम अंदर का सिग्मा निकालते हैं। तो अंदर का सिग्मा कैसे निकलेगा, अंदर का सिग्मा निकलेगा अंदर का चार्ज और अंदर का एरिया। तो अंदर का चार्ज कितना हो जाएगा, अंदर का चार्ज हो जाएगा माइनस क्यू, और अंदर का एरिया क्या हो जाएगा, अंदर का एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अंदर का जो स्फीयर का एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इतना कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, मीटर में है ना, यूनिट तो भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो जो भी यूनिट रहेगा वहां लगा देंगे हम लोग। अब चलो बाहर का सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालो, सिग्मा आउट। तो टोटल बाहर में जो भी टोटल चार्ज होगा, बाहर का चार्ज, बाहरी सरफेस पे का चार्ज बट्टा एरिया। तो बाहर का चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू, बाहर में पहले से क्यू था और एक प्लस क्यू क्रिएट हुआ है, तो क्यू प्लस क्यू। अब बाहर का भी एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इस प्रकार इतना कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल था। अंदर चार्ज रखने की वजह से क्या इंड्यूस हो गया, अंदर माइनस चार्ज इंड्यूस हो गया और बाहर प्लस चार्ज इंड्यूस हो गया, सेम मैग्नीट्यूड का। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर किसी सरफेस पर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई फंक्शन को फॉलो करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन है, तब कैसे हम लोग टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो देखो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का 20 नंबर का सिचुएशन देखेंगे, कंडीशन बी में है 4 नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी। अगर नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी रहेगा तो टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, तो देखो ध्यान से सुनना, एक सिचुएशन लेते हैं हम लोग पहले। देखो मान के चलते हैं कि एक एरिया इस प्रकार एक रेक्टेंगुलर एक एरिया है, कोई भी सरफेस है, ठीक।
और मानते हैं 5 मीटर का है, यहाँ पर x बराबर 0 है लेंथ और यहाँ पर x बराबर 5 है, और मान लो इसकी ब्रेथ जो है वो 1 मीटर है, ये है 1 मीटर का, और ये 0 मीटर, यहाँ पे 5 मीटर। ठीक है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार है। इस पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मतलब सिग्मा जो है इस पर का वो है 2x कूलम पर मीटर स्क्वायर। मतलब कि जैसे जैसे हम x की तरह लंबाई के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम बढ़ेंगे डेंसिटी क्या होते जाएगा, हाई होते जाएगा, सिग्मा बढ़ते जाएगा। तो इस फंक्शन को फॉलो करते हुए इस पर का डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? मान लेते इसका सिग्मा दिया रहता है कांस्टेंट, सिग्मा बराबर 2 कूलम पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे 2 कूलम चार्ज। तो टोटल चार्ज निकालना रहेगा तो क्या करते, इसका एरिया निकालते, आज सिग्मा से गुना कर देते तो टोटल चार्ज आ जाता। लेकिन यहाँ तो वैरी कर रहा है, जैसे जैसे हम लंबाई के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं सिग्मा क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है। तब टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? अलग अलग पार्ट पे अलग अलग डेंसिटी का चार्ज है। तब फिर एंट्री मारेगा हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन काफ़ी लाजवाब चीज़ है, वो सभी चीज़ों को आसान कर देता है। ठीक है, तो देखो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, हमको टोटल चार्ज निकालना है इस पर का, क्यू टोटल इस पर का कितना है, क्यू टोटल कैलकुलेट करना है। ओके, तो ध्यान से समझते रहिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग। तो सबसे पहले इस पर छोटा सा टुकड़ा काटेंगे dx लेंथ का, ये छोटा सा टुकड़ा काट लें dx लेंथ का, ये x का फंक्शन है तो ये dx लेंथ है इसका। ठीक है ना, बहुत ही छोटा सा टुकड़ा है, और इसकी लंबाई कितनी, इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 1 मीटर का ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर ही है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, dA, इसके एरिया को कहेंगे dA एरिया। ठीक है, छोटा सा लेंथ उसी चौड़ाई का, मतलब ये इतना छोटा, आप समझ इतना छोटा मानो कि एटम के साइज का इससे भी छोटा मान लो, उसको कहते हैं dx। तो बहुत ही पतला सा एरिया है जिसकी चौड़ाई है 1 मीटर, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो कहलाएगा dA। ठीक है, और इसका चार्ज कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे कि dA एरिया को इस डेंसिटी से गुना कर देंगे तो इस पर का चार्ज निकल जाएगा, और डेंसिटी है टू x के फंक्शन में। तो इस पर का मान लेते हैं चार्ज निकाले हैं dq1 मान लेते हैं। 1 क्यों माने, क्योंकि देखो बगल में हम एक और अगर टुकड़ा काटते हैं, मान के चलो बगल में एक और टुकड़ा काटे dx का, dx इसका भी ब्रेथ हो जाएगा 1 मीटर, और इसका एरिया भी हो जाएगा dA, मान लो उतना ही एरिया है। लेकिन यहाँ का चार्ज अलग आएगा, यहाँ का चार्ज क्या आ जाएगा, dq2। क्यों, क्योंकि एरिया तो यहाँ पर सेम है लेकिन यहाँ पे चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है, क्योंकि 2x के फंक्शन में है, x थोड़ा सा ही आगे बढ़ेंगे डेंसिटी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ का एरिया इंटू डेंसिटी यहाँ का अलग, तो चार्ज भी यहाँ का अलग हो जाएगा। तो इसी प्रकार पतले पतले टुकड़ा काट काट करके उस एरिया का चार्ज को ऐड कर देंगे, और ये हमारा मदद करेगा इंटीग्रेशन। तो देखो यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं, बताओ dq1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू एरिया। तो डेंसिटी कितना है, सिग्मा, डेंसिटी है सिग्मा जो कि x के फंक्शन में है, और एरिया कितना है dA। उसके बाद यहाँ का चार्ज ऐड करेंगे dq2, यहाँ का चार्ज कैसे निकालेंगे, फिर से डेंसिटी x का फंक्शन, अब जो भी वहाँ पे डेंसिटी का वैल्यू आया अपना x का फंक्शन में है, और फिर से वहाँ का एरिया dA। तो इसी तरह से टोटल छोटे छोटे टुकड़ा का चार्ज ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल एरिया पर का चार्ज निकल जाएगा। तो टोटल कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो इस सबको ऐड करो इसी प्रकार सो ऑन। तो टोटल dq1 dq2 dq3 ऐड करेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा q, टोटल चार्ज होता है q। चलो स्मॉल मान लेते हैं यहाँ, फिर से स्मॉल ही है टोटल चार्ज। तो टोटल सबको जोड़ने पे q आ गया, और ये सबको कैसे ऐड करेंगे, समेशन दिस ऑल फंक्शन, सिग्मा x के फंक्शन में है और dA, मतलब ऐसा ऐसा टुकड़ा को क्या किया गया, ऐसे ऐसे क्वांटिटी को हजारों करोड़ों बार ऐड किया गया है। तो समेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन, और कहाँ से ऐड करना है, 0 से 5 तक, 0 से 5 तक। दिख रहा है ना बच्चों, कटा तो नहीं ना है, देखना पड़ेगा। ओ कट गया है, थोड़ा सा ही कट गया, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। समेशन ऐसा फंक्शन का
और लिमिट लगा दो कहाँ से, ऐसा सा फंक्शन कहाँ तक ऐड हुआ है, x0 से x5 तक, 0 से 5 तक। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग इस पे का चार्ज निकाल लेंगे। ठीक, देखो टोटल चार्ज निकाल ही लेते हैं और क्या। ध्यान से देखना बच्चों, चार्ज Q बराबर इंटीग्रेशन 0 से 5 और सिग्मा x, ये फंक्शन क्या दिया हुआ था 2x, और डी एरिया निकालो, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है dx और ब्रेथ है 1, एरिया लिख देंगे यहाँ पे dx इंटू 1। ओके, चलो नीचे आओ, 0 से 5 2x dx, इंटीग्रेशन कर दो, 2 जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन होगा सिर्फ x का। अगर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होता है तो एक बार खाली कमेंट कर देना, इंटीग्रेशन का हम अलग वीडियो बना देंगे। चलो यहाँ से x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, लिमिट है 0 से 5, 2 बाहर करेगा कट जाएगा तो बचेगा क्या, x² 0 से 5, तो एक बार 5 पुट कर दो, x के जगह पर एक बार 0 पुट कर दो, तो कितना जाएगा 25 कूलम। टोटल चार्ज आ जाएगा इस पर 25 कूलम का। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इंटीग्रेशन यूज करके जो भी फंक्शन को फॉलो करेगा इसका सिग्मा, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे जहाँ कहाँ से कहाँ तक, और टोटल चार्ज निकाल देंगे हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के बेसिस पर, उसमें थोड़ा सा शॉर्टकट हम लोग यूज करेंगे, और एग्जाम में वो सवाल पूछा हुआ है तो ध्यान से समझिएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी का। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहता है इस तरह के सवाल। और जो भी सीबीएसई के बच्चे हैं, बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड में भी इस तरह का, इस लेवल का क्वेश्चन देने लगा है। ठीक है ना, मतलब कि लेवल थोड़ा सा बढ़ाते जा रहा है, तो सही बच्चों के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। देखो क्या करा सवाल, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए थीन डिस्क हैविंग रेडियस r। ठीक है, एक पतला सा डिस्क है थाली जैसा, ठीक है, उसका रेडियस है r। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे बना देते हैं, एक डायग्राम बना देते हैं यहाँ पे। ये हो गया कि डिस्क और इसका रेडियस है r, इसका डिस्क है, रिंग मत समझ लेना, ये रिंग हो जाएगा, डिस्क है पूरा भरा हुआ है इसमें। अरे थाली जो समझते हो, जो थाली है घर में उसके जैसा। ठीक है, तो एक डिस्क है, इसका रेडियस है r। अब क्या है कि चार्ज डेंसिटी, इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो वैरी कर रहा है डिस्टेंस r से फ्रॉम सेंटर। जैसे हम सेंटर से आगे बढ़ते हैं चार्ज डेंसिटी वैरी कर रहा है। देखो सिग्मा जो है सिग्मा नॉट r/r। ठीक है, r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो जैसे जैसे ये r स्मॉल r बढ़ रहा है सेंटर से, सिग्मा का वैल्यू क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है। ठीक है, देन टोटल चार्ज ऑफ द डिस्क इज, तो डिस्क पर का टोटल चार्ज कितना होगा। देखो अगर डिस्क ये सिग्मा जो अगर कांस्टेंट देता, जैसे सिग्मा देता मान के चलो बच्चों 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो क्या करते हैं, इसका रेडियस से हम लोग एरिया निकाल लेते हैं और एरिया को सिग्मा से गुना कर देते हैं। मतलब 1 मीटर स्क्वायर में इतना चार्ज है तो इतना एरिया में कितना चार्ज होगा, डायरेक्ट गुना कर दो सिग्मा से एरिया में। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिग्मा वेरिएबल है, यहाँ का कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, कांस्टेंट नहीं है इस पे का चार्ज, तब हम लोग नॉर्मली गुना नहीं कर सकते। इसके लिए आपको इंटीग्रेशन का सहायता लेना पड़ेगा। तो ध्यान से समझते रहना कैसे हम लोग इंटीग्रेशन इस पे यूज करेंगे। देखो एकदम रिलैक्स में आराम से। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक पतला सा स्ट्रिप काटेंगे यहाँ पे, बहुत ही पतला, बहुत ज़्यादा पतला, इतना ज़्यादा पतला कि आप मतलब इमेजिन से भी बहुत पतला। ठीक है, तो क्या किए, r डिस्टेंस पे जा करके dr ब्रेथ का एक स्ट्रिप काट लिए। ठीक है ना, डिस्क में से। ओके, और इस पे चार्ज मान लेते हैं dq। जैसे छोटा सा एरिया मिलेगा हमको यहाँ पे, इस पे का चार्ज है dq इस स्ट्रिप पर का। देखो इसको हम बाहर निकल के यहाँ पे रख देते हैं, देखो अब और ज़्यादा विजुअलाइज होगा। चलो तो ऐसा हम क्या किए, इस तरह का पट्टी यहाँ से काट लिए। तो इसकी चौड़ाई कितनी थी, dr।
ठीक है, इसकी चौड़ाई था dr, और इसका लंबाई कितना हो जाएगा, इसका लंबाई हो जाएगा 2 पाई r, सरकमफ्रेंस के बराबर। तो इसका लंबाई ले लेते हैं 2 पाई r। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया को मान लेते हैं dA, एरिया हो गया dA। और इस एरिया पर का चार्ज कितना हम लोग माने हैं dq, और छोटा एरिया पर छोटा चार्ज dq। इतना क्लियर हुआ। देखो फिर से समझते हैं। देखो क्या किए हम कि जो डिस्क है इस पे एक पतला सा हम लोग क्या किए, काट लिए, एक मतलब एरिया, स्मॉल एरिया काट लिए। तो स्मॉल एरिया का जो थिकनेस है, जो ब्रीथ है, कितना चौड़ा काटे हैं, dr ब्रीथ का, ठीक है ना। अब r है तो r में से छोटा सा काट लिए dr, तो ये हो गया dr। और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगा, इसका पूरा लंबाई कितना हो जाएगा, तो 2 पाई r के बराबर ये रहा। तो इसका कुछ तो एरिया होगा, तो इसको एरिया मान लिया हम dA, ओके, और dq उस पे का चार्ज है। तो बताओ अब dq का वैल्यू कैसे निकालेंगे, dq मतलब छोटा सा चार्ज कैसे निकलेगा, इस पर का सिग्मा को गुना करें किससे, एरिया से कर देंगे गुना। तो यहाँ का सिग्मा कुछ और है, फिर आगे बढ़ेंगे एक पट्टी और काटेंगे, वहाँ का सिग्मा बदल जाएगा, वहाँ का एरिया ही बदल जाएगा। तो इस प्रकार क्या करेंगे हम लोग, छोटा छोटा dq का वैल्यू निकाल के ऐड करते जाएंगे, और ये हमारा मदद कौन करेगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो इसे dq की जगह पर हम लोग लिखेंगे, इस dq की जगह पर हम लोग लिखेंगे सिग्मा, जो कि r के फंक्शन में है, i इंटू dA। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को एरिया से गुना कर देंगे, तो इस पर का चार्ज निकल गया। और इसी प्रकार हम लोग छोटा छोटा बहुत सारे इनफाइनाइट किए हैं काम। तो ऐसा हम लोग इनफाइनाइट जोड़ना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेशन, मतलब छोटा छोटा dq का सम बराबर इस तरह के फंक्शन का सम, समेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन, ये कर दिए। मतलब इसका मतलब होता है समेशन, और ऐसा बहुत सारा, मतलब सिग्मा r के फंक्शन में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एरिया का प्रोडक्ट का समेशन। तो अगर छोटे छोटे dq ऐड करते जाएंगे तो हमको पूरा चार्ज मिल जाएगा इस पे का q। ठीक है, अच्छा इंटीग्रेशन कहाँ से करना है, 0 से लेके r तक। ये टोटल रेडियस r दिया हुआ था, देख लो डिस्क का रेडियस है r, तो यहाँ 0 मान लेते हैं, ये पूरा है r दिया हुआ है, पूरा ये पूरा जो है डिस्टेंस बच्चों r है। ठीक है, तो चलो इस फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं, dq का इंटीग्रेशन q हो गया। और चलो यहाँ पे फंक्शन लिखो 0 से लेके r तक, चलो इसी में लिख देते हैं 0 से लेके r तक। अब चलो बस इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ से हमारा ऑप्शन मिला लेंगे। ठीक है, तो जगह तो नहीं है, चलो यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं। चलो यहाँ देखते हैं, देख लो dq का इंटीग्रेशन q, और यहाँ पे जब फंक्शन लिख दो, यहाँ पे सिग्मा r का फंक्शन क्या था, सिग्मा नॉट r बाई आर, सिग्मा नॉट r बाई आर। तो ये हो गया सिग्मा r का हो गया फंक्शन इंटू dA। बच्चों dA को क्या लिख सकते हैं, dA को लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 पाई r इंटू dr, dA की जगह पर लिख देते हैं हम 2 पाई r इंटू dr। मतलब छोटे से पट्टी का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो dA का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, कहाँ से, 0 से लेकर r तक। ठीक है, अब चलो इंटीग्रेशन सिर्फ करना है हम लोग को। यहाँ से लिखेंगे q बराबर इंटीग्रेशन 0 से r, और यहाँ से तो r कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या बन जाएगा 2 सिग्मा नॉट r और पाई इंटू dr। अब देखो जिसके रेस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना था सिर्फ वही वेरिएबल रहेगा, बाकी सब कांस्टेंट माना जाता है। तो यहाँ स्मॉल r तो बचा नहीं, तो बाकी जितना जो है सब कांस्टेंट बन जाएगा, ये सब चल जाएगा बाहर। तो चल गया बाहर 2 सिग्मा नॉट r पाई, और बच गया सिर्फ dr, तो सिर्फ dr का इंटीग्रेशन होगा। तो dr का इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं 2 सिग्मा नॉट r पाई, और dr का इंटीग्रेशन हो जाएगा r, और लिमिट लगा देते हैं 0 से r। और यहाँ पे r एक बार पुट करेंगे, एक बार 0 पुट कर देंगे, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 2 सिग्मा नॉट, और यहाँ एक r पाई होगा r माइनस 0, एक बार r लिखेंगे एक बार माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 सिग्मा नॉट आर स्क्वायर पाई। ये हो गया टोटल चार्ज, इतना हो गया, इतना कूलम हो गया टोटल चार्ज उस शीट पर का। ठीक है, नीचे कटा तो नहीं है बच्चों? हाँ, तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, 2 सिग्मा नॉट 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर। चलो डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, डी। ठीक है, तो इस तरह का सवाल अक्सर आते रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रैक्टिस करते रहना। अब हम लोग सीखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जल्दी से, और फिर ये हमारा आज का लेक्चर हो जाएगा खत्म। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ, बहुत ही मजा आएगा एकदम। ठीक है ना, कूलॉम्स लॉ। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब देखेंगे हम लोग। तो तीसरा और लास्ट है बच्चों वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज स्प्रेड रहेगा, चार्ज पूरा फैला हुआ रहेगा वॉल्यूम के अंदर। तो वॉल्यूम के अंदर चार्ज किस में रहता है, नन कंडक्टर में। कंडक्टर में तो अगर मान के चलो कि अगर कंडक्टर है, कंडक्टर का एक स्फीयर है, उस पर चार्ज दोगे तो सॉलिड रहे या खोखला रहे, मतलब हॉलो रहे, चार्ज सारा चल जाएगा सरफेस पे। तो सिर्फ नन कंडक्टर में कहाँ रहता है चार्ज, वॉल्यूम में रह सकता है। तो वॉल्यूम में चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है उसी को कहते हैं हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और उसको मेजर कैसे करते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। ठीक है, बिल्कुल हम सेम है बच्चों, जितना हम लोग पीछे पढ़े हैं उसी तरह का है, बस यहाँ वॉल्यूम आ गया है। तो लिखो यहाँ पे चार्ज स्प्रेड थ्रू आउट ए 3D ऑब्जेक्ट। मतलब वॉल्यूम किस में रहेगा, 3D ऑब्जेक्ट में ही रहेगा। ठीक है, जैसे क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो सॉलिड स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कर दो, सिर्फ नॉन कंडक्टर में ही वॉल्यूम में चार्ज रह पाता है। सॉलिड नॉन कंडक्टर स्फीयर। ठीक है, उसी प्रकार नॉन कंडक्टर सिलेंडर का भी यूज आएगा आपको। ठीक है ना, ये पूरा क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। ओके, तो सॉलिड साइलिंडर और सबके सब नॉन कंडक्टर रहेगा, सबके सब नॉन कंडक्टर। ओके, नापते कैसे हैं, मेजर्ड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इसको रो से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, और रो में जो रेसिस्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रिक करंट में, तो बस वही है रो। और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, कूलॉम पर मीटर क्यूब। ये हो गया ऐसा यूनिट। और डायमेंशन खुद से निकाल लो, डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास तो इसमें रहेगा नहीं, एल इसमें हो जाएगा -3, ml टी एक हो जाएगा और एक एम्पेयर हो जाएगा, क्योंकि चार्ज जो है वो बना किससे, 80 से। तो ये होगा चार्ज, ये हो गया एम तो हो जाएगा 0 और लेंथ ऊपर जाएगा तो -3। ओके, यह है डायमेंशन। और यह भी एक स्केलर है, यह भी एक स्केलर है। इस सब में डायरेक्शन का क्या मतलब कि इतना चार्ज फैला हुआ है ईस्ट की तरफ, ऐसा थोड़ी होता है। इतना चार्ज फैला हुआ 5 कूलम पर मीटर क्यूब चार्ज है ऐसा। तो चलो इसको भी फटाफट हम लोग दो तरह से पढ़ लेते हैं, वॉल्यूम चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। चलो ध्यान से देखते रहिएगा। तो इसी का ए नंबर हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन।
चलो ए नंबर थर्ड का ए, यूनिफॉर्म डेंसिटी सबसे पहले देखेंगे। तो यूनिफॉर्म डेंसिटी क्या है, मान चलिए कोई यहाँ पे वॉल्यूम है, कोई एक यहाँ पे क्यूब है, ठीक, यहाँ पे क्यूब है, ओके। इसके अंदर पूरा नॉन कंडक्टर है, प्लस नॉन कंडक्टर है और प्लस ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली रूप से है, एक समान रूप से, ना कहीं ज़्यादा ना कहीं कम, ठीक है। चलो मान लो ऐसा, ये सब प्लस चार्ज इस पे फैला हुआ है। तो मान लेते हैं इस पे टोटल चार्ज जो है क्यू है, इस पे का टोटल चार्ज मान लेते हैं क्यू, इसका टोटल वॉल्यूम मान लेते हैं भी, ओके। देखो चार्ज क्यू और वॉल्यूम इसका मान लेते हैं भी, या कोई भी चीज़ हो सकता है, मान के चलो कि नॉन कंडक्टर स्फीयर रहेगा तो उसका वॉल्यूम ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा रो का मतलब क्या हो गया बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, टोटल चार्ज को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकल जाएगा। और टोटल चार्ज निकालना रहेगा तो बस सिंपल रो को गुना कर देंगे वॉल्यूम से, मतलब कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को गुना किससे कर देंगे, वॉल्यूम से गुना कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, उस पे का टोटल चार्ज निकल जाएगा। न्यूमेरिकल में इसी का यूज होता है, टोटल चार्ज निकालने के लिए दे देगा, तो रो इंटू वी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसी से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान चलो कि इस पे इसके वॉल्यूम में जो चार्ज है, इसके वॉल्यूम में जो चार्ज है वो है, मान के चलते हैं कि इसका वॉल्यूम का चार्ज है 100 किलो, प्लस का 100 किलो, ठीक है। इसका वॉल्यूम मान लेते हैं 20 मीटर क्यूब है, तो इसका रो निकाल लेते हैं हम लोग। रो कैसे निकलेगा, क्यू बाई भी, टोटल चार्ज को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो क्यू कितना है 100 कूलम, अब वॉल्यूम है 20 मीटर क्यूब, तो 5 से कट जाएगा, 5 कूलम पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में चार्ज फैला हुआ है 5 कूलम, तो 2 मीटर क्यूब में 10 कूलम, 3 मीटर क्यूब में 30 कूलम। यूनिफॉर्मली है तो आराम से इसका वॉल्यूम से गुना कर दोगे तो निकल जाएगा। लेकिन बात आता है कि जब ये चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली रहेगा तब कैसे टोटल चार्ज निकालेंगे। यहाँ तो कांस्टेंट था, मतलब कि यहाँ पे चार्ज क्या है, सॉरी चार्ज, यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, चार्ज डेंसिटी चार्ज डेंसिटी यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, तो चार्ज डेंसिटी को गुना कर देंगे वॉल्यूम से 20 से, तो टोटल चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर चार्ज डेंसिटी वेरिएबल रहे तब तो गुना नहीं करेंगे। वेरिएबल मतलब अंदर में चार्ज है थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा बाहर गए, चार्ज का डेंसिटी बढ़ गया, फिर बाहर थोड़ा सा गए, आगे बढ़े, चार्ज का डेंसिटी वहाँ पर भी मतलब कि घट बढ़ गया। तो जब सिग्मा का जो, सॉरी सिग्मा नहीं, रो, जब रो का वैल्यू वेरिएबल रहता है तब टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो तो समझने के लिए क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ध्यान से समझते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सॉलिड नॉन कंडक्टर स्फीयर हैविंग रेडियस आर, एक सॉलिड नॉन कंडक्टर स्फीयर है, ठीक है, और उसका रेडियस जो है आर है, ओके। फाइंड टोटल चार्ज ऑन इट, तो इस पे का टोटल चार्ज निकालिए, और दो कंडीशन दिया हुआ है। पहला में है रो इक्वल टू रो नॉट, जो कि कांस्टेंट माना जाएगा इसको, ठीक है, कोई किसी का तो फंक्शन में है नहीं तो कांस्टेंट ही है। और दूसरा कंडीशन में रो इक्वल टू रो नॉट बाई आर, और आर जो है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, मतलब ये वेरिएबल है रो। चलो एक एक करके समझिएगा। सबसे पहला केस में समझो, सबसे पहला सिचुएशन में क्या है कि एक स्फीयर है, इस प्रकार एक स्फीयर है, इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस है कैपिटल आर, और इसका जो ये सॉलिड है बच्चों पूरा अंदर से भरा हुआ है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है रो, वो है रो नॉट कूलम पर मीटर क्यूब,
मतलब इसके हर 1 मीटर क्यूब कहीं से निकालो, 1 मीटर क्यूब कहीं से निकालो, उस पर चार्ज की मात्रा सेम रहेगा। तो ये है कांस्टेंट। तो 1 मीटर क्यूब में चार्ज इतना है, तो पूरे मीटर क्यूब पूरे वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, तो सीधा चार्ज डेंसिटी को गुना कर दो वॉल्यूम से। कांस्टेंट में यही फायदा है, टोटल सिर्फ गुना कर दो। तो चलो निकालते हैं इसका। इसमें लिखेंगे चूंकि ये कांस्टेंट है चार्ज डेंसिटी, तो टोटल चार्ज हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम। और रो कितना है, रो नॉट। अब वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो कोई कटेगा तो है नहीं, चलो इसका टोटल हो जाएगा 4/3 पाई रो नॉट आर क्यूब। तो इतना कूलॉम इस पे टोटल चार्ज आ जाएगा। सिंपल था बच्चों, इस पे कांस्टेंट था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड था पूरा वॉल्यूम में चार्ज, तो पूरे वॉल्यूम से डेंसिटी को गुना कर दिए। ठीक, अच्छा सेकंड क्वेश्चन हम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखो सेकंड में है कि फिर से एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है इस प्रकार का, एक स्फीयर हो गया, इसका भी रेडियस है r, लेकिन इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो जो है इसका जो रो है वो रो नॉट बाई आर है। मतलब आर क्या है, आर जो है सेंटर से डिस्टेंस, मतलब जैसे जैसे आप सेंटर से आगे बढ़ोगे वहाँ का डेंसिटी वैरी कर जाएगा। मतलब यहाँ से अगर 1 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम लिए, यहाँ से अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लिए तो उस पर चार्ज है कुछ और कहीं और से 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लोगे तो वहाँ पे 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम अलग, 1 मीटर क्यूब का चार्ज अलग हो जाएगा। मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग वॉल्यूम पे चार्ज की मात्रा अलग अलग है। तो इसमें तो हम लोग गुना कर नहीं सकते हैं, अगर यूनिफॉर्म रहता तो एक का निकालो और सबसे गुना कर दो, हो जाता। तो इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इसमें आर पे वैरी कर रहा है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले छोटा सा वॉल्यूम इसमें काट लेते हैं हम लोग, छोटा सा वॉल्यूम इसमें काट लेते हैं। देखो एकदम कॉन्सेंट्रेट बच्चों, छोटा सा वॉल्यूम इस पे से हम काट लेंगे, छोटा सा वॉल्यूम काट लेंगे। तो इसमें के अंदर से छोटा सा स्फीयर इमेजिन करो, तो स्फीयर का एरिया हो जाएगा कुछ ना कुछ, इसका एरिया होगा, और आर डिस्टेंस पे काटे हैं जाके, आर डिस्टेंस पे जाके, क्योंकि आर के अनुसार वैरी कर रहा है चार्ज, तो आर डिस्टेंस पे जाके डी आर थिकनेस का ये जो थिकनेस है डी आर है। हम एक छोटा सा वॉल्यूम काट लिए डी वी, और इस छोटे से वॉल्यूम पे चार्ज मान लेते हैं डी क्यू, इस पे चार्ज है डी क्यू। चलो इसको हम यहाँ पे, इस टुकड़ा को हम यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, और जो भी इसमें से काटेंगे वो वॉल्यूम निकलेगा, ठीक है ना। ये सर्कल नहीं है, मतलब कि ये फ्लैट नहीं है, ये 3D है, कुछ भी कहीं से काटेंगे वॉल्यूम बाहर निकलेगा। और वॉल्यूम में क्या होता है, एरिया होता है, कुछ थिकनेस होता है, ठीक है, समझते चलिएगा। पहले इस वॉल्यूम को हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे रखते हैं, चलो ये रहा, इसका कुछ थिकनेस है डी आर और इसका कुछ एरिया हो जाएगा। अच्छा बताओ, इसमें से एक छोटा सा स्फीयर अगर काट के निकालोगे तो कितना एरिया निकलेगा इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो ये जो इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये थिकनेस कितना था, इसका कुछ थिकनेस है, तो थिकनेस हो इसका डी आर। तो यहाँ से डी वी का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी वी का वैल्यू, छोटा सा वॉल्यूम कैसे निकलेगा, अगर सरफेस एरिया को थिकनेस से गुना कर देते हैं तो डी वी हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू डी आर। फिर से अगर किसी सरफेस एरिया को थिकनेस से गुना कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। आप क्यूबॉइड में देख लो, क्यूबॉइड के नीचे का एरिया निकाल के उस पर क्या करते हैं, हाइट से गुना कर देते हैं तो वॉल्यूम निकल जाता है, ठीक है। तो चलो हम लोग निकालते हैं छोटे से, इस डी क्यू का वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो डी क्यू का वैल्यू कैसे निकलेगा, डेंसिटी को गुना कर देते हैं वॉल्यूम से, तो डेंसिटी तो है आर के फंक्शन में, ओके, और डी भी, यानी कि छोटे से चार्ज का वैल्यू क्या आ गया, छोटे से चार्ज का वैल्यू आ गया यहाँ का डेंसिटी और इंटू यहाँ का वॉल्यूम।
ठीक है। तो उसी प्रकार थोड़ा आगे का हम लोग लेंगे, छोटा सा टुकड़ा फिर लेंगे, फिर वहाँ पर सेम डीवी वॉल्यूम छोटा सा लेंगे और उसका भी थिकनेस डी रहेगा, लेकिन उस पर डेंसिटी अलग रहेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डेंसिटी चेंज होते जाएगा, तो डी क्यू का भी वैल्यू चेंज होते जाएगा। तो ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों डी क्यू काटेंगे इसमें से और सबको ऐड कर देंगे, सभी डी क्यू ऐड कर देंगे तो हमको टोटल चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ऐसे से डी क्यू का समेसन, ठीक है, और ऐसे से फंक्शन का समेसन दिस टाइप ऑफ फंक्शन रो आर के फॉर्मेट में और इनटू डी वी। और कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है, ये पूरा रेडियस था आर, तो पूरे हमको चार्ज निकालना था 0 से r तक, 0 से r तक ऐड कर देंगे ऐसे ऐसे वॉल्यूम को, ऐसे ऐसे मतलब कि प्रोडक्ट को। तो 0 से लिख लेंगे r। अब सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं बच्चों। देखो चलो यहाँ लिख देते हैं, अगर सभी डी क्यू ऐड करेंगे तो हमको टोटल मिल जाएगा Q, और यहाँ से रो आर का फंक्शन क्या था, रो नॉट बाई आर, तो उसका वैल्यू रख लेंगे रो नॉट बाई आर, ठीक है। और डीवी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, ठीक है। तो डीवी को लिख लेते हैं हम लोग 4 पाई स्क्वायर और डी आर इंटू डी आर। फिर से अगर सरफेस एरिया को थिकनेस से गुना कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो रो नॉट बाई आर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये हो गया वॉल्यूम 0 से r तक। ओके, अब बस इसको सोल्व कर दो, आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। देखो बच्चों, Q बराबर यहाँ से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 0 से r रो नॉट बाई r 4 पाई, ठीक है। एक r तो कैंसिल ही हो गया था, तो 4 पाई r डी आर। अब देखो ये जितना भी देख रहे हो ये सब के सब कांस्टेंट है। क्यों, देखो जिसके का रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना होता है सिर्फ उसी को वेरिएबल कहते हैं, और इसको छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट है। तो डी आर के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो आर वेरिएबल है सिर्फ, बाकी सब कांस्टेंट है, ये सब बाहर चला जाएगा। तो रो नॉट और ये आर तो कैंसिल हो गया, तो नीचे से आर हटा देते हैं, नीचे से आर हट गया। रो नॉट 4 पाई, ठीक है, रो नॉट 4 पाई इंटीग्रेशन 0 से r, किसका, सिर्फ r का, ठीक है। चलो रो नॉट 4 पाई और r का इंटीग्रेशन हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2, 0 से r। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, रो नॉट 4 पाई और r पुट कर लेंगे एक बार और एक बार, अच्छा 2 से फिर कट जाएगा 2, चलो कोई बात नहीं, 2 यहाँ से कर लेते। चलो अपर लिमिट पहले पुट कर लो, तो r स्क्वायर बाई 2, फिर लोअर लिमिट पुट कर लो, एक बार r के जगह पर कैपिटल R, फिर एक बार 0 पुट करेंगे, हो जाएगा रो नॉट 4 पाई इंटू r स्क्वायर बाई 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा बच्चों 4, तो क्या बच जाएगा रो नॉट 2 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा। या 2 पहले लिख लो, 2 रो नॉट पाई r स्क्वायर, तो इतना कूलम हो जाएगा पूरे वॉल्यूम पे चार्ज, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बच्चों।